कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपनी बेटी के साथ वीकेंड की छुट्टियां मनाने निकला होता है। वो उसे खुश करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी केरन किसी बात से अपने डैड से नाराज होती है और पूरे रास्ते चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहती है। उसका डैड माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, उससे बातें करता है, मजाक करता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए और ये छोटा सा ट्रिप यादगार बन सके। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। मजबूर होकर वो पास के एक छोटे से टाउन में रुकते हैं। गाड़ी को एक पुराने से गराज में ठीक करने के लिए छोड़ दिया जाता है और इंतजार करते हुए वो सामने बने एक होटल में बैठकर खाना ऑर्डर कर लेते हैं। केरन के डैड कहते हैं कि जब तक गाड़ी ठीक होती है तब तक क्यों ना यहाँ कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ थोड़ा मजा किया जा सके। वो पास में रखा एक बड़ा सा अखबार उठाते हैं और उसमें घूमने फिरने की जगहें देखने लगते हैं। वो केरन को एक के बाद एक कई ऑप्शन बताते हैं, लेकिन वो हर चीज के लिए मना कर देती है। तभी उसके डैड की नजर एक एड पर पड़ती है, एस्केप रूम। वो उसे समझाते हैं कि ये एक ऐसा गेम होता है जहाँ कुछ लोगों को एक बंद कमरे में भेजा जाता है। वहाँ उन्हें अलग अलग पजल्स, पहेलियां और टास्क दिए जाते हैं और जब तक वो सब कुछ सही से पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता। ये सुनते ही केरन की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। वो कहती है कि उसके दोस्तों ने भी ऐसा गेम खेला है और उन्हें बहुत मजा आया था, इसलिए वो भी ट्राई करना चाहती है। उसके डैड तुरंत वेटरस को बुलाते हैं और एस्केप रूम के बारे में पूछते हैं। वेटरस एक पल के लिए गंभीर हो जाती है और कहती है, वहां मत जाइए, जो भी वहां गया है वो वापस नहीं आया। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखते हैं। माहौल अचानक भारी हो जाता है। फिर अगले ही पल वेटरस हंस पड़ती है और कहती है कि वो मजाक कर रही थी, वहां बहुत मजा आता है और लोग एंजॉय करते हैं। ये सुनकर दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और एस्केप रूम जाने का फैसला कर लेते हैं। इसी बीच केरन वॉशरूम जाती है क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ गिर गया होता है। जैसे ही वो अंदर जाती है अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं। पूरा वॉशरूम एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। तभी उसे बगल वाले केबिन से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। केरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर के मारे वो धीरे धीरे उस केबिन की तरफ बढ़ती है और दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि उसी वक्त उसी केबिन से वेटरस बाहर निकल आती है। अगले ही पल केरन के डैड उसे आवाज लगाते हैं और वो जल्दी से वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके मन में बैठ चुका वो अजीब सा डर अब आसानी से जाने वाला नहीं था। फिर वो लोग एक रेंट की हुई गाड़ी लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां एस्केप रूम बना होता है। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है आसपास की रौनक खत्म होती जाती है। आखिर में वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक सन्नाटा होता है। सामने खड़ी बिल्डिंग देखकर ही अजीब सा एहसास होने लगता है। दीवारों पर पुरानी दरारें, उखड़ी हुई पेंट और ऐसा लगता है जैसे इस इमारत ने बहुत कुछ देखा हो। वो अंदर जाते हैं। केरन के डैड जोर से आवाज लगाते हैं, कोई है यहाँ? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सामने से एक लड़की निकलती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वेलकम, मैं इस गेम की होस्ट हूँ। वो उन्हें अंदर एक कमरे में ले जाती है। वहाँ पहले से ही 3 और लोग बैठे होते हैं जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। एक लड़की अपना इंट्रो देती है, मेरा नाम मेलनी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जिद करके उन्हें यहाँ लाई हूँ। वहीं एक और लड़का होता है जो बताता है कि वो डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद होस्ट सबके लिए एक अजीब सी चाय लेकर आती है। उस चाय से तेज भाप निकल रही होती है और उसकी खुशबू भी कुछ अलग सी होती है। केरन के डैड को इसमें कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो पहले सोचते हैं और केरन को भी पीने से रोक देते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि बाकी सब आराम से पी रहे हैं तो आखिरकार वो भी पी लेते हैं। इसके बाद होस्ट कुछ एग्रीमेंट पेपर्स उनके सामने रख देती है और साइन करने को कहती है। उसमें लिखा होता है कि ये सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद उनकी होगी। साइन होते ही वो सबके मोबाइल अपने पास रख लेती है और बताती है कि ये गेम का नियम है, कोई भी बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा और न ही यहाँ की कोई वीडियो बनाएगा। फिर वो प्रोजेक्टर ऑन करती है और एक वीडियो चलाती है। वीडियो में एक इन्वेंटर के बारे में बताया जाता है जो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग चीजें बनाता था। उसी ने ये रहस्यमयी घर बनाया था, लेकिन उसके बाद से ही इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग इस रहस्य को समझने यहाँ आए थे, लेकिन वो सब यहीं फंस गए और फिर ऐसे गायब हुए कि उनका कभी कोई पता नहीं चला। इसके बाद होस्ट उन्हें गेम के नियम समझाती है। हर कमरे का दरवाजा तभी खुलेगा जब उस कमरे की चाबी मिलेगी। हर चाबी उसी कमरे में छुपी होगी और उसे पाने के लिए पजल्स और पहेलियां सुलझानी होंगी। पूरे गेम के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय होगा। अगर किसी को लगे कि वो मानसिक दबाव सहन नहीं कर पा रहा और सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो सिर्फ वीक अप बोले और उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। इतना कहते ही अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। कुछ पल बाद मेलनी पास पड़ी एक छोटी लाइट जला देती है, लेकिन तब तक होस्ट वहां से गायब हो चुकी होती है। अगले ही पल कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब सबके चेहरे पर घबराहट
साफ दिखाई देने लगती है। वो फौरन उठकर चारों तरफ देखने लगते हैं, हर कोना, हर शेल्फ, हर पुरानी चीज को ध्यान से देखने लगते हैं कि शायद कहीं कोई इशारा मिल जाए जो चाबी तक पहुंचाए। कमरे में हर तरफ अजीब अजीब पुराने और कीमती सामान रखे होते हैं। मेलनी का हस्बैंड बेचैन होकर कहता है, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा। मेलनी उसे समझाती है, सिर्फ 1 घंटे की बात है, ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और दिमाग लगाओ, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब कमरे की तलाशी लेते हुए केरन को एक पुरानी सी टेप मिलती है। डॉक्टर उसे चलाता है और उसमें एक अजीब सा गाना बजने लगता है जिसमें अलग अलग जानवरों के नाम लिए जा रहे होते हैं। गाने को ध्यान से सुनते हुए वो सब कमरे में ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें अलग अलग जानवरों के मास्क मिलते हैं। केरन गाने में बताए गए क्रम के हिसाब से उन मास्क को अलग अलग जगहों पर सजाती है। जैसे ही आखिरी मास्क अपनी सही जगह पर रखा जाता है, दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की अपने आप खुल जाती है। उसके अंदर एक तिजोरी रखी होती है जिस पर नंबर वाला लॉक लगा होता है। अब अगला काम उन नंबरों को ढूंढना था जिनसे ये तिजोरी खुले। इसी बीच मेलनी का हस्बैंड सांप वाला मास्क उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में अजीब सी हरकत महसूस होने लगती है। वो देखता है कि उसकी त्वचा के नीचे छोटे छोटे सांप जैसे कुछ हिल रहे हैं। पास ही उसे एक औरत की परछाई खड़ी दिखाई देती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर मास्क उतार देता है और कांपती आवाज में कहता है कि चाय में कुछ मिला हुआ था और जो चीजें वो देख रहा है वो नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये जगह ही ऐसी है, दिमाग पर असर डालने के लिए सब कुछ प्लान किया गया है। वो पास पड़ा एक लैंप उठाकर जला देता है। लाइट जलते ही मास्क पर लिखे कुछ नंबर चमकने लगते हैं। अब सब समझ जाते हैं। वो नंबर तिजोरी के लॉक में डालते हैं और तिजोरी तुरंत खुल जाती है। अंदर से एक चाबी मिलती है। चाबी से दरवाजा खुलते ही वो अगले कमरे में पहुंच जाते हैं। उनके अंदर जाते ही पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर लगे टाइमर से पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। ये कमरा पहले से भी ज्यादा अजीब होता है। हर तरफ घड़ियां रखी होती हैं और कुछ अनजान सी मशीनें लगी होती हैं जिनकी आवाजें माहौल को और डरावना बना देती हैं। मेलनी एक बड़े से पुराने फोन को उठाती है और जैसे ही बात करने लगती है उसे फोन में अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। वो सबको बताती है कि फोन में वही बोल रही है जो वो खुद कह रही है। फिर फोन की दूसरी तरफ से वही आवाज उससे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से बात कराए। पहले तो उसका हस्बैंड मना कर देता है, लेकिन सबके कहने पर वो रिसीवर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी निकलो वरना तुम मारे जा सकते हो। ये सुनते ही वो घबरा जाता है। जैसे ही वो फोन नीचे रखने लगता है उसे रिसीवर पर छोटे छोटे कीड़े रेंगते दिखाई देते हैं। अचानक उसके कान से खून निकलने लगता है। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो चीख कर कहता है कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब उनका दिमाग खराब करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो दरवाजे पर जाकर जोर जोर से वीक अप चिल्लाने लगता है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुलता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि उसे भी ये जगह ठीक नहीं लग रही और उसे भी बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मेलनी उसे रोकती है और कहती है कि ये सिर्फ एक गेम है, जैसे ही पूरा होगा वो सब यहाँ से निकल जाएंगे। इसी दौरान केरन के डैड की नजर एक पुराने टाइपराइटर पर पड़ती है। वो सबको उसके बारे में बताते हैं। तभी केरन देखती है कि एक घड़ी बंद पड़ी है और उस पर समय रुका हुआ है 10:12। वो पास रखे रेडियो पर उसी टाइम की फ्रिक्वेंसी सेट करती है। रेडियो से एक बूढ़े आदमी की अंग्रेजी आवाज सुनाई देती है। जो कुछ भी वो बोलता है केरन के डैड उसे टाइपराइटर पर टाइप करने लगते हैं। थोड़ी देर में एक लाइन टाइप होकर सामने आती है जिसका मतलब होता है 11:55। अब केरन उसी समय को उस रुकी हुई घड़ी में सेट कर देती है, यानी 12 बजने से ठीक 5 मिनट पहले। घड़ी में सही समय सेट करते ही उनकी पहली पहेली पूरी हो जाती है और कहीं से एक चाबी गिरती है। वो सब उस चाबी से कमरे के अलग अलग दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। किसी दरवाजे का लॉक तो नहीं खुलता, लेकिन एक स्टोर रूम जैसी अलमारी का ताला खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से तेज और सड़ी हुई बदबू बाहर फैल जाती है। भीतर कपड़े टंगे होते हैं, लेकिन माहौल इतना खराब होता है कि वहां रुकना मुश्किल लगने लगता है। केरन आगे बढ़कर अलमारी के अंदर झांकती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो घबरा जाती है, लेकिन सामने वही गेम होस्ट खड़ी होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके पेट में चाकू घुसा हुआ होता है और खून बह रहा होता है। कांपती आवाज में वो बताती है कि वो इन्वेंटर इस घर में घुस आया है। वो पागल है और किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। वो केरन से कहती है कि जल्दी से फाइनल मास्टर चाबी ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ, वरना सबके साथ बहुत बुरा होगा। उसकी बात पूरी होते ही अलमारी का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। ये सब देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मेलनी इसे हल्के में लेती है। वो कहती है कि ये सब एक्टिंग है और ये भी गेम का ही हिस्सा है। वो तारीफ करते हुए कहती है
कि क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। ये सुनकर केरन के डैड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहते हैं कि ये एक्टिंग नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था और अब वो ये खेल यहीं खत्म करना चाहते हैं। वो जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं और बाहर निकालने के लिए आवाज लगाते हैं। मेलनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, कोई दरवाजा नहीं खुलता। अब सबको समझ आ जाता है कि वो सच में फंस चुके हैं। वो इन्वेंटर सच में इस घर में है जिसने पहले होस्ट पर हमला किया और अब शायद वो इनके पीछे भी है। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि इस कमरे से निकलने के लिए कोई चाबी नहीं है। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, दरवाजे के ऊपर बनी एक छोटी सी खिड़की जैसी जगह। वहां से निकलने के लिए किसी का बहुत पतला और फुर्तीला होना जरूरी था। ये काम सिर्फ केरन कर सकती थी। वो खुद आगे आती है और कहती है कि वो जाएगी। उसके डैड पहले मना करते हैं लेकिन उसकी जिद के आगे उन्हें मानना पड़ता है। डॉक्टर और उसके डैड की मदद से वो ऊपर चढ़ती है और किसी तरह उस छोटी सी जगह से बाहर निकलकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। दूसरी तरफ पहुंचकर वो वहां लगे सारे दरवाजे खोलने की कोशिश करती है लेकिन सब बंद होते हैं। तभी उसे वहां से किसी लड़की की परछाई गुजरती हुई दिखती है। वही लड़की उसे इशारे से अपने पीछे आने को कहती है। बिना ज्यादा सोचे कैरन उसके पीछे चल पड़ती है। दूसरी तरफ खड़े उसके डैड अपनी बेटी को आवाज लगाते रहते हैं लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो घबरा जाते हैं। आखिरकार वो एक भारी लकड़ी की चीज से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ के दरवाजे इतने मजबूत होते हैं कि वो हिलते तक नहीं। उधर वो रहस्यमयी लड़की केरन को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसी पल जिस कमरे में केरन के डैड, मेलनी और डॉक्टर खड़े होते हैं उसका दरवाजा खुल जाता है। अब सबको समझ आने लगता है कि ये पूरा घर आपस में जुड़ा हुआ है। एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं न कहीं दूसरा खुल जाता है। वो लड़की लगातार केरन को अपने पीछे आने का इशारा करती रहती है, डरते हुए, लेकिन मजबूर होकर केरन उसके पीछे चलती रहती है। वो उसे एक बहुत ही अजीब सी जगह पर ले जाती है जो किसी पुरानी लैब जैसी लगती है। वहाँ चारों तरफ एक्सपेरिमेंट से जुड़ी अजीब मशीनें और टूटे हुए उपकरण पड़े होते हैं। उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, मास्टर की ढूंढो। केरन डरते हुए आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है जिस पर कपड़ा डाला होता है जैसे उसे किसी प्रयोग के लिए रखा गया हो। जैसे ही वो कपड़ा हटाती है सामने का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। लाश की हालत इतनी खराब होती है कि उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इधर दूसरी तरफ केरन के डैड, मेलनी और डॉक्टर उसे ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं लेकिन ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं होती। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं और वो लोग समझ ही नहीं पाते कि किस तरफ जाना सही है। उधर केरन जैसे ही आगे बढ़ती है वो लाश अचानक गायब हो जाती है। जब वो अगले कमरे में पहुंचती है तो वहां एक कंकाल पड़ा होता है। उसी वक्त उसे अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जैसे कोई गुर्रा रहा हो। डर के मारे वो तुरंत अगले कमरे में भाग जाती है और पीछे का दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। डर से कांपती हुई केरन दीवार में बनी एक छोटी सी जगह में छुप जाती है जहां आम तौर पर लाशें रखी जाती थीं। कुछ ही पल में वो डरावनी आवाज वाला इंसान भी कमरे के अंदर आ जाता है। उधर जहां केरन के डैड, मेलनी और डॉक्टर होते हैं वहां का एक दरवाजा अचानक खुल जाता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे में एक प्रोजेक्टर और दीवार पर लगा टाइमर होता है। टाइमर देखकर पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 35 मिनट बचे हैं, यानी गेम अब भी चल रही होती है। केरन के डैड गुस्से में आकर प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई गेम नहीं खेलनी, उनकी बेटी खो गई है और उन्हें उसे ढूंढना है। उधर केरन पर एक साथ दो खतरे मंडरा रहे होते हैं। एक तो वो जिस जगह छुपी होती है उसके पास ही एक लाश पड़ी होती है और उसी कमरे में वो डरावना इंसान भी आ चुका होता है और तभी हालात और भी भयानक हो जाते हैं। वो लाश अचानक हिलने लगती है जैसे उसमें जान आ गई हो। डर के मारे केरन की हालत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर सा आने लगता है। इधर डॉक्टर को एक नंबर वाला बॉक्स मिल जाता है। इसका मतलब साफ होता है कि इस बॉक्स को खोलने के लिए उन्हें इस कमरे में छुपे हुए नंबर ढूंढने होंगे। केरन के डैड कमरे की तलाशी लेते हुए पास ही बने एक और कमरे में चले जाते हैं। उसी पल उनके पीछे से एक परछाई चुपचाप गुजर जाती है लेकिन उनमें से कोई भी उसे देख नहीं पाता। केरन देखती है कि लाश में सच में जान आ चुकी है। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। डर के मारे उसकी सांस अटकने लगती है। बहुत धीमी आवाज में वो बचाओ बचाओ कहती रहती है जैसे किसी को पुकार रही हो। इधर डॉक्टर लगातार सोच रहा होता है कि उस नंबर वाले बॉक्स के कोड आखिर मिलेंगे कहां से। अचानक उसे याद आता है कि जब वो इस कमरे में आए थे तो छत के पंखे पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। उसे शक होता है कि शायद वही नंबर इस बॉक्स के हैं। वो लोग प्रोजेक्टर की रोशनी पंखे पर डालना चाहते हैं ताकि नंबर साफ दिखाई दें, लेकिन प्रोजेक्टर अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तभी उनकी नजर पास रखे एक शीशे पर पड़ती है। डॉक्टर को एक तरकीब सूझती है। वो प्रोजेक्टर की रोशनी शीशे पर डालते हैं और उसका रिफ्लेक्शन पंखे पर फेंकते हैं। रोशनी पड़ते ही नंबर साफ दिखाई देने लगते हैं। वो तुरंत
तुरंत वही नंबर बॉक्स में डालते हैं और बॉक्स खुल जाता है। अंदर से एक नई चाबी मिलती है जो अगले कमरे की होती है। उस चाबी से दरवाजा खुलता है और कैरन के डैड और डॉक्टर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मेलनी वहीं रुक जाती है। उसे प्रोजेक्टर में कुछ बहुत अजीब नजर आता है। स्क्रीन पर उसी की वीडियो चल रही होती है। वो देखती है कि वो बार बार घूमकर उसी कमरे में वापस आ रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे यहीं लौटा रही हो। वो इसे पहले तो किसी गड़बड़ी या ग्लिच समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन असल में वो टाइम लूप में फंस चुकी होती है। जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करती है, वो फिर उसी कमरे में लौट आती है। उसके लिए समय वहीं अटक गया होता है। बाहर निकलते ही कैरन के डैड डॉक्टर पर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस सब में डॉक्टर का हाथ लग रहा है और वो उस पर शक करने लगते हैं। डॉक्टर भी गुस्से में जवाब देता है कि वो पागल नहीं है और ये सब उसने नहीं किया। उधर टाइम लूप में फंसी मेलनी को अपने हस्बैंड की लाश दिखाई देती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे बाहर निकाला नहीं गया था, बल्कि मार दिया गया था। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। उसी वक्त लाश का हाथ कैरन के बहुत पास पहुंच जाता है। ठीक उसी पल डॉक्टर उस कमरे में आ जाता है और दरवाजा खोलकर कैरन को बाहर खींच लेता है। कैरन बाहर आते ही डर के मारे रो पड़ती है। उसके पीछे दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। कैरन डॉक्टर से पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं। डॉक्टर कहता है कि उसे नहीं पता। कैरन उसे बताती है कि गेम होस्ट ने कहा था कि इन्वेंटर वापस आ गया है और वो सबको मारना चाहता है। फिर वो सीधा डॉक्टर पर शक करती है और कहती है कि उसे लगता है इन्वेंटर वही है, क्योंकि उस डरावने आदमी के अलावा कोई और नहीं जानता था कि वो उस कमरे में थी। फिर भी डॉक्टर सीधे वहीं आकर उसे बचा लेता है और अकेला आया, उसके डैड को साथ नहीं लाया। डॉक्टर अपनी सफाई में कहता है कि वो उसकी चीख सुनकर आया था और ये सब बस एक गेम है। थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा और उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। उधर टाइम लूप में फंसी मेलनी को फिर से फोन की घंटी सुनाई देती है। वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ अपनी ही आवाज सुनती है। बिना सोचे वो कहती है, मेरे हस्बैंड से मेरी बात कराओ। और जब दूसरी तरफ उसका हस्बैंड बोलता है तो वो उसे फिर वही चेतावनी देती है कि यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ सब कुछ दोहराया जा रहा होता है, क्योंकि मेलनी टाइम लूप में फंसी होती है। वो अपने ही 3 अलग अलग समय के रूप देख रही होती है, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका आने वाला वक्त। इसलिए कई बार वही बातें, वही घटनाएं फिर से होती नजर आती हैं। अब जो पहली वाली मेलनी फोन पर अपनी ही आवाज से बात कर रही थी, वो असल में अपने फ्यूचर वाले रूप से बात कर रही थी। यानी वही मेलनी जो अब इस समय वहाँ फंसी हुई थी। वो सब कुछ पहले ही झेल चुकी थी, इसलिए अपने हस्बैंड को भाग जाने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन अब वही फ्यूचर उसका प्रेजेंट बन चुका था और मेलनी इस टाइम लूप में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। उसी अंधेरी जगह पर उसे फिर से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। दीवारों से आती अजीब सी आवाजें उसे और बेचैन कर देती हैं। डर के मारे वो वहां पड़ी एक लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सीढ़ी का एक हिस्सा टूट जाता है। मेलनी फिसलकर नीचे गिरती है। नीचे रखी टेबल पर पड़ा एक कट्टर उसके सिर में घुस जाता है। उसका सिर फट जाता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर कैरन और डॉक्टर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। कैरन को टेबल पर कुछ कागज मिलते हैं। उनमें से एक पर लिखा होता है, ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है, यानी जिस चीज की उन्हें तलाश थी वो किसी के पेट में छुपी थी। थोड़ी खोजबीन के बाद डॉक्टर को एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है जिसके ऊपर ताला लगा होता है। अब उन्हें उसकी चाबी चाहिए होती है। डॉक्टर की नजर कमरे में लगे कमोड पर पड़ती है। उसे शक होता है कि चाबी वहीं छुपी है। वो कहता है कि यहाँ के लोग कितने गंदे रहे होंगे, इससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। वो हिम्मत करके कमोड के अंदर हाथ डालता है, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी कटे हुए हाथ से टकराता है। डर के मारे वो तुरंत हाथ बाहर खींच लेता है और पीछे हट जाता है। अब कैरन खुद आगे बढ़ती है। वो हिम्मत करके अंदर हाथ डालती है और उस कटे हुए हाथ को बाहर निकालती है। वो देखती है कि वो हाथ नकली होता है। फिर वो दोबारा हाथ डालती है और इस बार उसे चाबी मिल जाती है। वो जल्दी से सुरंग का ताला खोलती है और दोनों तुरंत सुरंग के अंदर घुस जाते हैं, इस उम्मीद में कि यही बाहर जाने का रास्ता होगा। कैरन आगे चल रही होती है और डॉक्टर उसके पीछे। तभी अचानक पीछे से कोई आता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है। वो उसे खींचकर अंधेरे में ले जाता है। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर की चीखें गूंजने लगती हैं। उसकी आवाजें बता देती हैं कि उसे बेरहमी से मार दिया गया है। अब जो कुछ भी पहले हो चुका था उसका मतलब ये था कि अंदर जो कैरन थी वो असल में बाहर वाली कैरन का बीता हुआ रूप थी और बाहर वाली कैरन के लिए वो सब उसका आने वाला वक्त था जिसे वो पहले ही देख चुकी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी बाहर वाली कैरन को उसके डैड की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों बाप बेटी बाहर निकल आते हैं। बाहर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होटल से निकलते ही कैरन खुश होकर कहती है, डैड हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। दोनों जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। कैरन के डैड चाबी ढूंढते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर गाड़ी के दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ एक नहीं बल्कि
कि कई अजीब तरह के ताले लगे होते हैं। ये आम ताले नहीं होते बल्कि बिल्कुल अलग और डरावने से। उसी पल उन्हें एहसास हो जाता है कि वो अभी भी इस खेल से बाहर नहीं निकले हैं। वो उस घर से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन इस टाउन से निकलने के लिए शायद अभी और भी कई पहेलियां उन्हें सुलझानी होंगी। हो सकता है कि वो कभी यहाँ से बाहर न निकल पाए। हो सकता है कि वो भी हमेशा के लिए इसी लूप में फंसे रहें और वही अंजाम उनका भी हो जो पहले आने वालों का हुआ। यही वजह है कि इस कहानी का नाम है नो एस्केप रूम। एक बार जो इस खेल में घुस गया वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। पहले जो 5 लोग आए थे उनका भी यही हश्र हुआ था। ये सब उस पागल इन्वेंटर का बनाया हुआ खौफनाक एक्सपेरिमेंट था। उसने इस जगह को सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक जाल बना दिया था। यहाँ मरने वाले लोगों की आत्माएं भी इस घर में कैद हो जाती हैं। खुद उस इन्वेंटर की आत्मा भी यहीं भटकती है और नए लोगों को अपना शिकार बनाती रहती है। जो लोग इस एस्केप रूम में मरते हैं उनकी आत्माओं को वो अपनी उस डरावनी सेना में शामिल कर लेता है ताकि उसकी आत्माओं की एक बड़ी फौज बन सके। और इसी सस्पेंस और डर के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।